एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे। लाइन बाय लाइन पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन इसका अच्छे से देखने वाले हैं। जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि टर्म 2 हम अच्छे से देखेंगे। तो इससे पहला वाला जो चैप्टर था, चैप्टर 3, उसमें देखा था कि काफ़ी सारे हम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। और अब बेसिकली इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन और कार्बन से रिलेटेड और जो कंपाउंड्स होते हैं उसको देखेंगे। तो एक्टिविटी 4.1 है, तो यही है। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था काफ़ी सारे कार्बन के एलिमेंट के बारे में। लर्न अबाउट कार्बन एन एलिमेंट विच is of immense significance to us in both its elemental form and in combined form। elemental form जब वो अकेला किसी और के साथ जुड़ रहा होता है, या फिर combined form कार्बन C2, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ ना कार्बन जुड़ता है। और यही इसी चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक्टिविटी 1 है कि हम लोग को लिस्ट बनानी है। सुबह से हम लोगों ने जो जो चीज़ें कंज्यूम की उसकी, और उसको लिस्ट को जो मेटल से बनी हुई है वो यहाँ पर लिखना है, जो ग्लास या फिर क्ले से बनी है वो यहाँ पर लिखने हैं, और जो बाकी दूसरी चीज़ें जैसे कि फूड, क्लोथ, जैसे कि दूसरी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने अलग लिख दी। फिर हम लोगों को इस लिस्ट को कंपाइल करना है, और आइटम जो है वो एक मटेरियल से बने हैं, ज़्यादा से बने हुए हैं, किस किस से बने हुए हैं। तो आइटम्स दैट आर मेड ऑफ मेटल, मेटल से बनी हुई चीज़ें। हम लोग जो स्टील होती है, स्टील के ग्लास में सुबह उठ करके पानी पीते हैं, चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जो क्ले से या फिर ग्लास से, जो कांच का ग्लास होता है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो चाय का कप होता है वो क्ले से बना होता है। ग्लास से मिरर, जो शीशा जिसमें हम लोग को दिख रहा होता है, वो भी किससे, ग्लास से बना हुआ होता है। और बाकी दूसरी चीज़ें जैसे कि खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, किताबों का पढ़ते हैं, तो ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो हम डेली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी इस तरीके से वाटर, सोप, मिरर, ऐसी हमारी लिस्ट है। तो इन आइटम्स को देखो, और जो लास्ट वाला है कॉलम में, उसमें क्या है, आपके टीचर्स बताएंगे कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादातर क्या हैं, कार्बन के कंपाउंड्स हैं। तो कार्बन के कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और क्या है ये सब हम देखने वाले हैं। तो फूड, क्लोथ, मेडिसिन, बुक्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो कि लिस्टेड हैं आर ऑल बेस्ड ऑन दिस वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। यानी कि हमारे जो कपड़े हैं, हमारा खाना है, हमारी रोज़मर्रा की मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ों में कार्बन हमें देखने को मिलता है। कार्बन बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल एलिमेंट है। वर्सेटाइल मतलब ये बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ जाता है, और इसकी बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो यही होती है वर्सेटैलिटी। तो कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड टू टेस्ट दिस, या क्या आप लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट इफ़ अ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज बर्न। तो कार्बन को जब हम लोग बर्न करते हैं तो उसमें से धुआं निकल जाता है और इजीली बर्न हो जाता है। ठीक है, तो उसमें से जो भी चीज़ बर्न हो पा रही है, जल के ख़त्म हो जा रही है, उस चीज़ में कार्बन होता है हमेशा। तो फूड, क्लोथ, ये सब हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे वर्सेटाइल एलिमेंट्स हैं जो कि कार्बन से बने हुए हैं। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। कोई भी चीज़, दुनिया की जो भी चीज़ें जिसमें जान है, या कभी ना कभी वो उगाई गई है, या फिर नेचर में मौजूद है, हर एक चीज़ में कार्बन है। आप में कार्बन है, मेरे में कार्बन है, कपड़े जो पहने हुए हैं, हर चीज़ में कार्बन है। तो अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड इट एटमॉस्फेयर इज क्वाइट म्याच। मतलब अर्थ की क्रस्ट में, एटमॉस्फेयर में, क्रस्ट मतलब हमारी जो ज़मीन है, एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम मिलता है कार्बन, मगर ये बहुत कम मिलने वाला कार्बन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अर्थ की क्रस्ट में सिर्फ 0.02% ही कार्बन मिलता है। और किस किस फॉर्म में मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियम, इनके फॉर्म में कार्बन हम लोग को मिलता है। एटमॉस्फेयर में सिर्फ 0.03% ही कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलती है। इतना छोटा सा अमाउंट है इसका। इसके बावजूद भी ना, इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, द इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आप देखिए कि इतनी कम मात्रा में हमें ये एटमॉस्फेयर में या फिर हमारी अर्थ की क्रस्ट में मिलता है, मगर इसके बावजूद भी जो इसकी इंपॉर्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है। इस चैप्टर में हम लोग कार्बन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड बनता है कार्बन में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई कार्बन में कौन सा बॉन्ड बनता है। तो कार्बन में जो बॉन्ड बनता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि कार्बन में भाई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी आयनिक कंपाउंड्स की। आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, अगर आप लोग को पता है तो अभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आयनिक कंपाउंड्स
आयंस एक दूसरे से जो एक्सचेंज करते हैं अपनी आउटर मोस्ट शेल में, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको या तो डोनेट कर देते हैं या तो लेते हैं, वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं मॉल्टन स्टेट में। तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट, सोल्यूशन में या फिर मॉल्टन स्टेट में, तरल में जब वो होते हैं लिक्विड स्टेट में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, वी ऑल्सो सी हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द आयनिक कंपाउंड एक्सप्लेन्स दीज प्रॉपर्टी। तो बॉन्डिंग जो होती है वो भी इन सब प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से एक्सप्लेन करती है वो हमने देखा था। लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड। तो कुछ कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी, जैसे कि मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज इंपॉर्टेंट, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो गलत हो जाएगा। कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कोई भी कार्बन का कंपाउंड होगा उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है, ये होता है पुअर कंडक्टर। अच्छे कंडक्टर नहीं होते, नहीं पास कर पाते इलेक्ट्रिसिटी को। हम लोगों ने चैप्टर 2 में भी देखा था। डेटा जो कि 4.1 टेबल में है, इसमें क्या बता रखा है, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड्स का कुछ का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, तो काफ़ी इनका कम ही होता है। डेटा से हम लोग को पता लग जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कार्बन कंपाउंड का, वो काफ़ी लो होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना कार्बन कंपाउंड का, दे हैव क्वाइट लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज़ कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड। तो जो आयनिक कंपाउंड जो कि चैप्टर 3 में पढ़ाए थे हमने, उसमें उसके कंपैरिजन में इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा कम होता है। किसका? कार्बन के कंपाउंड्स का। वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो देखिए, कोई भी कंपाउंड है, अगर उसके बीच की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अगर बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी तो उनका तोड़ना मुश्किल होगा। जिस चीज़ को तोड़ना मुश्किल है तो उसकी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगी। तो जो आयनिक कंपाउंड्स थे हमारे, उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई थी। अब जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं ना, ये थोड़े मतलब लूज होते हैं, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। Since these compound are largely non-conductor of electricity, जो कार्बन के कंपाउंड है वो नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, we can conclude that bonding in the compounds do not give rise to any ions। तो इससे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब कंडक्ट करते हैं तो कोई आयन आते नहीं है इसमें से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर है ही नहीं, कंडक्ट ही नहीं होने देते इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी ही कंडक्ट इसमें से नहीं होती है तो जो इसके जो आयन्स होते हैं ना, उनकी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी नहीं होती। क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था, वी लर्न अबाउट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 9th क्लास में पढ़ा था कि कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से क्यों कंबाइन करता है। वो इसलिए कंबाइन करता है क्योंकि हर एक एलिमेंट को ना एक नोबल गैस कन्फिगरेशन बनानी होती है। मतलब जो उसका आउटर मोस्ट शेल होता है ना किसी भी एलिमेंट का, उसको कंप्लीटली फिल कर देना होता है। तो क्या होता है इसमें, जैसे कि लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन। क्योंकि देखो, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर वाली शेल होती है किसी भी एटम की, शेल्स वगैरह इन सब के बारे में क्लास 9 में पढ़ाया गया था। KLMN काफ़ी सारी ऐसे करके देखो, ऐसे करके ऐसे इस तरीके से होती है। ये K होती है, फिर L होती है, फिर M होती है। KLMN अलग अलग शेल्स होती हैं और इन शेल्स में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिपेंडिंग कि कौन सा कंपाउंड या एलिमेंट है। तो जो एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का, वो क्या होता है, 6 होता है। तो व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल ऑफ कार्बन। तो जब जिसका एटॉमिक नंबर 6 है तो वो कैसे डिवाइडेड होगा, 2 और 4। तो K और L 2 और 4 की फॉर्म में इसका इलेक्ट्रॉनिक जो है कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, इस तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल द कार्बन हैव। तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा वही कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में कार्बन की जो वैलेंसी रहेगी वो रहेगी हमारे पास 4। We know that the reactivity of elements is explained as their tendency to attain completely filled outermost shell, that is attain noble gas configuration। तो मतलब आउटर मोस्ट जो सबसे बाहर वाली शेल होती है उसको फिल होना होता है। तो L पे तो 8 होने चाहिए। अब कार्बन क्या करे बेचारा, कैसे शेयरिंग करे, क्या करे। तो देखो क्या होता है फिर। अब इसमें देखो, अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन, आउटर मोस्ट शेल फिल होनी चाहिए। एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स
अचीव दिस बाय ईदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। सबसे बाहर वाली शेल से या तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कोई भी एलिमेंट दे देता है या फिर किसी और एलिमेंट से ले लेता है, बट हमारे बेचारे कार्बन से तो ये किया नहीं जाता, तो ये क्या करता है, यही तो हमें देखना है कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। तो ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, या तो वो अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं या फिर किसी से ले लेते हैं, बट कार्बन जो होता है उसकी आउटर मोस्ट शेल में ना 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके लिए गेन और लूज़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसा क्यों? तो देखो, अगर जो कार्बन है उसको गेन करना पड़ा, क्या कर सकता है कार्बन, या तो गेन कर सकता है, गेन करेगा तो वो C4+ हो जाएगा, यानी कि एनायन। ये याद रखना कि जो एन आयन होता है ना वो क्या होता है, निगेटिव होता है, उसमें ऊपर देखो ऐसे C4-, क्योंकि जब कोई चीज़ लेते हैं ना तो वो एनायन होता है। जब आपने किसी दूसरे एलिमेंट से कुछ लिया तो वो एनायन हो गया, और एनायन वाली जो चीज़ होती है वो होती है निगेटिव, ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा फॉर न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे कि एक इस तरीके से एटम है कार्बन का, उसका जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होता है, 2 है इधर, हाँ, इसमें अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 थे, 4 थे और 4 और इलेक्ट्रॉन ले लिए, और अंदर 4 थे 4 और ले लिए, तो इससे क्या होगा कि जो इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में तो 6 प्रोटॉन्स हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैलेंसी थी, इसकी जो कन्फिग्रेशन थी हमारी वो 2-4 थी, यानी कि 6 थी, बट अगर 6 थी तो यानी कि जो इसका न्यूक्लियस था उसमें कितने प्रोटॉन ले सकता था, 6। तो इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है। अब 6 प्रोटॉन है और 4 एक्स्ट्रा और इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि 6 प्रोटॉन थे और 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब प्रोटॉन तो 6 ही हैं और इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएं तो ये न्यूक्लियस के लिए काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है, एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स को झेल नहीं पाता है न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस है ना कार्बन का, अगर कोई एलिमेंट वो बाहर से ले लेगा, मतलब बाहर से वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा, तो उसका जो न्यूक्लियस है ना कार्बन का, उन इलेक्ट्रॉन्स को झेल नहीं पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में तो सिर्फ 6 प्रोटॉन थे और उसने एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो अब उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन का जो न्यूक्लियस है वो झेल नहीं पाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। अगर वो 4 जो है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, किसी को दे दे, तो ये कैटायन बन जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी उसको चाहिए होगी, और ये फिर से न्यूक्लियस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई अब उसको 6 प्रोटॉन रखने हैं और उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये वाली चीज़ भी कार्बन बेचारा नहीं कर पाएगा, तो क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी किसी को देने में, और उसके पास अब 6 प्रोटॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये वाली दिक्कत हमारे सामने आ जाएगी। तो कार्बन भाई इस प्रॉब्लम को ओवरकम करता है बाय शेयरिंग, तो ये शेयरिंग कर लेता है। कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। तो दूसरे एलिमेंट के साथ, या तो कार्बन के ही साथ ये अपनी शेयरिंग कर लेता है, या फिर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ये शेयरिंग कर लेता है। कार्बन ही नहीं, बाकी और भी एलिमेंट्स हैं जो कि ये शेयरिंग का काम करते हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ द एटम्स दैट लीड टू बोथ एटम्स अटेनिंग द नोबल गैस कन्फिगरेशन। तो कार्बन जो है इस तरीके से शेयरिंग कर लेता है, जैसे कि हाइड्रोजन का एग्जांपल है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एग्जांपल है, ये लोग किस तरीके से शेयर कर रहे हैं, नाइट्रोजन का एग्जांपल है, फिर अलग अलग एग्जांपल है कैसे कैसे करके ये लोग शेयरिंग करके अपने ही एलिमेंट्स में मतलब शेयरिंग कर लेते हैं और अपना बढ़िया काम बना लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में एक ही था, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक ही था, तो इन दोनों ने आपस में शेयरिंग कर ली। अब ये जो शेयर वाला इलेक्ट्रॉन है अब ये दोनों का हो गया है। तो ये वाली चीज़ हम लोगों को समझ में मतलब इस तरीके से काम चल जाता है। तो कार्बन ही नहीं, बाकी और भी एलिमेंट्स हैं जो शेयरिंग करते हैं। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों के आउटर मोस्ट शेल में आता है और दोनों ही को बिलोंग करता है। जैसे कि हाइड्रोजन के पास एक था, दूसरा हाइड्रोजन के पास एक था, इन दोनों की हो गई शेयरिंग। अब ये दोनों का हो चुका है। सिंपलेस्ट जो होता है इस मैनर में वो होता है हाइड्रोजन। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि जो एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का वो होता है 1। इसलिए जो हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स के शेल। तो हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है के शेल में, एंड इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल के शेल। तो एक होता है उसके पास के शेल में, के शेल पहली शेल होती है ना, एटॉमिक नंबर 1 है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी अपने के शेल को फिल करने के लिए। सो हाइड्रोजन एटम शेयर देयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मॉलिक्यूल
ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है आपस में शेयरिंग कर लेता है। इसके पास देखो एक था, इसके पास एक था, ये दोनों मिल गए तो ये वाला हमारे पास आ गया क्या, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे पास आ गया। दिस अलाउ ईच हाइड्रोजन एटम, हर हाइड्रोजन एटम को टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम। तो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 2। तो भाई हाइड्रोजन का काम बन गया, नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम के साथ की जैसी इसकी कन्फिग्रेशन हो गई। तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर लेता है हाइड्रोजन भी शेयरिंग करने के बाद। ठीक है, तो यही हो गया। इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। तो द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेट टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, हाइड्रोजन और ऐसे करके हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन थे तो अब ये हाइड्रोजन इससे ऐसे करके जुड़ गया तो ये इस वाले का भी हो गया और ये इस वाले का भी हो गया। तो ये जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना है। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेट टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम्स। अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन बिटवीन द 2 एटम्स। तो इसको ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो ये होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब इन दोनों में शेयरिंग हुई है। अब ये क्लोरीन और इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आगे चल के साइंस लेनी है तो बहुत ज़्यादा काम आएगा। अच्छा लगा है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, और अच्छा लगा है तो लाइक भी कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।